अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का 8वां हिस्सा। यह साजिद की खुशकिस्मती थी कि रेल कार की आमद से प्लेटफार्म पर मुसाफिरों की खासी तादाद इकट्ठी हो गई थी और शोर गुल से ठीक नासिर की उसी वक्त आंख खुली थी जब साजिद को वो बदरू नासिर की आवाज़ में बहकाकर अपने साथ रेलवे ट्रैक की तरफ ले जा रही थी। नासिर हड़बड़ाकर उठ बैठा। वेटिंग रूम की लाइट आ चुकी थी। नासिर ने जो साजिद को वहां न पाया तो परेशान हो गया। वो जल्दी से प्लेटफार्म की तरफ दौड़ा, दाएं बाएं देखा, फिर जिस तरफ से रेल कार की इंजन की रोशनी आ रही थी वहां उसने साजिद को ऐन पटरी पर चलते देखा और उसकी रूह फना हो गई। वो पागलों की तरह मुसाफिरों को परे धकेलता हुआ मुख्तसर से प्लेटफार्म को तय करने के बाद साजिद के करीब पहुंचा। उधर रेल कार का इंजन ड्राइवर विसल पर विसल दिए जा रहा था। ऐन उस वक्त जब इंजन गरजता धाड़ता साजिद के सर पर आन पहुंचा तो नासिर ने बर वक्त जस्त लगाई और साजिद को रगेदता हुआ दूसरी तरफ की खाली पटरी पर जा पड़ा। रेल कार दनदनाती हुई उनके बिल्कुल करीब से गुजरने लगी। गिरने की वजह से दोनों को मामूली चोटें आई थी, मगर शुक्र था कि नासिर ने अपनी जान खतरे में डालकर साजिद को बचा लिया था। साजिद भी बेचारा परेशान हो गया था। जरा देर बाद जब रेल कार गुजर गई और प्लेटफार्म पर जा खड़ी हुई तो नासिर साजिद को लिए जल्दी जल्दी प्लेटफार्म की तरफ बढ़ने लगा। साजिद ने उसे सारी बात बताई। नासिर समझ गया कि यह कारस्तानी उसी बदरू के सिवा किसी की नहीं हो सकती थी। साजिद, अब तुम्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। ज़रा देर बाद जब वो बोगी में सवार हुए तो नासिर ने उसे सख्ती से ताकीद की। साजिद रोहानसा होकर बोला, नासिर भाई, तुमने आज मुझे मरते मरते बचा लिया, लेकिन मैं क्या करूं, नाबीना हूं। मैं समझा था कि तुम मुझे प्लेटफार्म की तरफ लिए जा रहे हो। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। वो बदरू जानी पहचानी आवाज़ में तुम्हें सिर्फ बहका सकती है, तुम्हें छू नहीं सकती, जबकि मैं तुम्हें छू सकता हूँ और तुम्हें बाजू से पकड़कर सहारा दे सकता हूँ। बस तुम इस वाज़े फ़र्क को जहन में रखा करो, ठीक है? नासिर ने उसे समझाया और साजिद ने हौले से इस बात में अपना सर हिला दिया। घंटे भर बाद रेल फिर चल पड़ी। जीनत को पूरा यकीन था कि वो बदरू उसे दोबारा धमकाने के लिए एक बार फिर जाहिर होगी। अगरचे वो खौफजदा भी थी कि कहीं उसकी धमकी पर अमल ना करने की वजह से वो बदरू उसे किसी किस्म का जानी नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन फिर साजिद और नासिर की जुबानी टाली वाले बाबा की ये बात याद आते ही कि वो बदरू अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई, ताहम वो बाज़ हालात में महज डरावने मनाजिर का सहारा लेकर उन्हें खौफजदा करने के अलावा बहका ज़रूर सकती है। चुनांचे ये ख्याल आते ही उसके दिल को कुछ तसल्ली हुई। ज़ैनब ने अब उस बदरू से बजाते खुद मुलाकात करने का फ़ैसला किया था, एक अनोखा और ख़तरनाक फ़ैसला। वो उससे मुखातिब होना चाहती थी, उससे हम कलाम होना चाहती थी, मगर एक बदरू से यूं हम कलाम होना भी बड़े दिलगुर्दे वाली बात थी। इसके लिए ज़बरदस्त क़ुव्वत इरादी, हौसले, जुर्रत और बहादुरी की ज़रूरत थी। जीनत ने इसके लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। साजिद और नासिर के जाने के बाद तो वो रात खैरियत से गुजर गई। फिर उसी तरह दूसरी रात भी बग़ैर किसी पुरस्रार वाक़ये के गुजर गई और बदरू दोबारा न आई। शगुफ्ता और जीनत अब दोनों एक साथ ही कमरे में सोया करती थी। तीसरी रात लगभग 1 बजे के बाद जीनत अपने बेड पर लेटी बदरू की मुंतज़िर थी। शगुफ्ता अलबत्ता गहरी नींद सो रही थी। वो उसके बराबर में ही लेटी हुई थी। दोनों ऊपरी मंजिल के कमरे में सोई हुई थी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। माहौल में ठिठका देने वाला दम बखुद सकूत तारी था। दिल धड़का देने वाली एक अजीब सी हौलनाक खामोशी तारी थी। जीनत को अचानक फिर वैसे ही पुरस्रार बेचैनी का एहसास होने लगा जैसी उसे उस रात महसूस हुई थी जब वह बदरू अचानक नाजिल हुई थी। जाने क्यों यकायक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अपना हालत भी सूखता हुआ महसूस होने लगा। दफातन उसकी ठिठकी हुई निगाहों के सामने एक सिया रंग का धब्बा उभरा जिसने आनन फानन भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। जीनत का खौफ के मारे जैसे दिल धड़कना भूल गया। ये वही करी और भयानक बदसूरत बदरू थी जिसे वो कुछ दिन कबल देख चुकी थी। ताहम उसने बड़ी मुश्किल से अपने खौफ और अपनी लर्जिश पर काबू पाया और बमुश्किल उठकर बेड पर बैठ गई। तूने अभी तक मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्या बेमौत मरना चाहती है? वो भयानक सूरत गुर्रा कर बोली। उसकी बगैर पपोटों वाली आंखें जीनत को खूनख्वारी से घूरे जा रही थी। जीनत ने थूक निगला और बमुश्किल उससे मुखातिब हुई। देखो, तुम अगर मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार होंगी। कैसी मदद?
بدरू ने घुर्रा कर पूछा। मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो तुम मेरी तरफ से उन्हें इस कदर खौफजदा कर दो कि वो मेरी कोठी छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएं और मेरी उनसे जान भी छूट जाए, क्योंकि वो मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। उसकी बात सुनकर बदरू के कटे हुए बदहैयत होंठों से करही दांतों की झलक उभरी। वो मुस्कुराई थी, जबकि जीनत ये समझी थी कि वो उससे नाराज हो गई है। वो बदरू से बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी फिर मेरा एक काम करना होगा। जीनत को ज़रा हौसला हुआ और वो खुश होकर बोली, मुझे मंजूर है, मगर तुम्हारा कौन सा काम मुझे करना होगा? अगर तुम मेरा साथ देती रहो तो तुम बहुत फ़ायदे में रहोगी। बोलो मंजूर? बदरू ने कहा। हाँ, मुझे मंजूर है, तुम जो कहोगी मैं वही करने को तैयार हूँ। जीनत ने जल्दी से कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी ताकतवर बन जाऊँ कि मेरे दुश्मन मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखने की जरूरत न कर सकें। हाँ, ऐसा ही होगा। न सिर्फ ये, बल्कि अगर तुम मेरा साथ देती रहो तो दुनिया में कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दौलत और शोहरत तुम्हारे पैरों की खाक बन जाएंगी। फिर तुम देखना कि मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए, मगर मैं सबसे पहले अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहती हूँ, जीनत ने कहा। बदरू से मुखातिब होने के बाद अब उसका खौफ कम होने लगा था। उसकी बात सुनकर बदरू ने कहा, मैं तुम्हारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तुम अपने घर चली जाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। वो तो ठीक है, मगर शगुफ्ता, उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। मैं उसे यहाँ तन्हा तो नहीं छोड़ सकती। ये बात उसने कदरे डरते हुए कही थी, क्योंकि वो जानती थी कि बदरू को इस खानदान से खुदा वास्ते का बैर था। मगर उसने देखा कि वो बदरू गुस्से में आने की बजाय सर्द लहजे में बोली, तुम शगुफ्ता को अपने साथ अपनी कोठी में ले जा सकती हो। जीनत खुश हो गई। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम्हारा कौन सा काम मुझे करना होगा? बदरू के दांतों की कड़ी झलक एक बार फिर उभरी और जीनत को अपने वजूद में खौफ की फरेरी सी उतरती महसूस हुई। फिर बदरू ने सनसनाती आवाज में कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपने दुश्मनों से छुटकारा पालो। इतना कहने के बाद वो बदरू सिमटते सिमटते दोबारा सियाह धब्बे में तब्दील होकर गायब हो चुकी थी। अगले दिन सुबह जीनत ने शगुफ्ता से कहा, शगुफ्ता, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, वरना मेरी सौतेली औलाद मेरे हिस्से पर भी काबिज हो जाएगी। शगुफ्ता को उसकी बात पर हैरानी हुई। वो परेशान होकर बोली, मगर जीनत बहन, मैं अकेली कैसे रहूंगी? साजिद और नासिर तो आ जाएं, फिर तुम चली जाना। उसकी बात सुनकर जीनत मुस्कुराकर उसे पुचकारते हुए बोली, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें इस आसेबी कोठी में तन्हा छोड़कर चली जाऊंगी? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन साजिद और नासिर को तो आ लेने दो, फिर कोई फैसला कर लेंगे, शगुफ्ता ने कहा। न जाने उन्हें कितने रोज लग जाएं वापस आने में। बहन, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जीनत ने कहा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? हम हमेशा के लिए तो इस कोठी को खैर बात कहकर नहीं जा रहे, हम यहाँ भी आते रहेंगे, और जब साजिद और नासिर लौट आएंगे तो तुम दोबारा यहाँ आ जाना, ठीक है? शगुफ्ता बेचारी क्या जवाब देती, नाचार उसने चुप साध ली। ताहम वो जीनत के इस अचानक फैसले पर कुछ परेशान और बेचैन सी हो गई थी। जीनत सुबह उसे लेकर अपने दफ्तर पहुंची और फिर चंद घंटे दफ्तर में बैठने के बाद वो शगुफ्ता को लेकर दोपहर 4 बजे अपनी कोठी की तरफ रवाना हो गई। जीनत के इस्तेमाल में अपने शौहर की कार थी, जबकि एक कार उनकी औलाद के ज़ेर इस्तेमाल थी। जीनत की कोठी शहर के एक पोश इलाके में थी। कोठी बहुत आलीशान और खूबसूरत थी। शगुफ्ता की तो आंखें फैल गई। बाहर की सजधज से ज्यादा अंदर की शानो शौकत ने शगुफ्ता को दंग करके रख दिया था। कोठी में उस वक्त जीनत के तीनों सौतेले बेटे मुश्ताक, अजहर और नईम के अलावा सौतेली बेटी बबली मौजूद थे। वो उस वक्त एक कमरे में सर जोड़े अपनी सौतेली माँ के खिलाफ नई साजिश के तार बुनने में मशगूल थे। उसके पागल खाने से निकलने के बाद से वो बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो एक बार फिर कारोबार भी संभालने के काबिल हो गई है। लेकिन आज उन चारों ने उसे एक अजनबी लड़की के साथ कोठी में कदम रखते देखा तो उनकी परेशानी अब तशवीश में बदल गई। वो चारों दंदनाते हुए उसके पास पहुंचे और सबसे पहले बड़े बेटे मुश्ताक ने निहायत बदतमीजी और गुस्सीले लहजे में माँ से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो और ये कौन है? मुश्ताक ने शगुफ्ता को तहकीर आमेज नजरों से घूरते हुए पूछा। मुश्ताक और उसके दीगर बहन भाइयों का ख्याल था कि उनकी सौतेली माँ अब भी पहले की तरह उनसे दब जाएगी और दम तक ना मार सकेगी, और हकीकत भी यही थी कि जीनत उन चारों से ज़रा दबती थी। वजह जाहिर है यही थी कि शौहर के इंतकाल के बाद वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगी थी और उसके साथ साथ सौतेली औलाद की साजिशें भी उरूज पर पहुंच गई थी, जिसका नतीजा ये निकला था कि जीनत को
परेशान करके जहनी मरीजा बनाकर ज़बरदस्ती पागल खाने भिजवा दिया गया था। मगर अब जीनत को हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया था, चुनाचे अब वो नई जीनत के रूप में यहाँ आई थी। बड़े बेटे के खार खाए लबो लहजे पर उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए गुस्से से कहा, पहले अपना लहजा दुरुस्त करो, फिर मुझसे बात करना, समझे तुम? ये कहकर वो शगुफ्ता से बोली, आओ शगुफ्ता। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगी तो अजहर ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और सर्द लहजे में बोला, तुम यहाँ नहीं रह सकती। जीनत ने एक जलती सुलगती निगाह उसके चेहरे पर डाली, फिर अपने पर्स से मोबाइल फोन निकालकर इंस्पेक्टर तौफीक अहमद का नंबर पंच किया। राब्ता होने पर वो एक तेज और चुपती हुई निगाह अजहर और नईम पर डालते हुए बोली, इंस्पेक्टर तौफीक, मैं जीनत अमान बात कर रही हूँ, आपकी मिसिस एडवोकेट खालिदा की सहेली। मैं इस वक्त अपनी कोठी पर मौजूद हूँ और मेरी सौतेली औलाद ने मुझे बदमाशी दिखानी शुरू कर दी है, प्लीज़ आप ज़रा तशरीफ़ ले आएँ। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर तौफीक की पुरजोश आवाज़ उभरी, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी पहुँचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, जीनत ने ममनूयत भरे लहजे में कहा और मोबाइल ऑफ करते हुए अपने पर्स में रखा। इसके बाद वो उन चारों पर इस्तेज़ाइया निगाह डालकर शगुफ्ता का हाथ पकड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर किसी में भी उसे रोकने की जरूरत न हो सकी। वो चारों बेबसी से दांत पीस कर रह गए। जीनत शगुफ्ता के साथ जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो अचानक उसकी सौतेली बेटी बबली दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। वो जीनत के बिल्कुल करीब पहुंचकर तैश में बोली, तुम्हें पुलिस को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? हम तुम्हारी तरह बेइज्जत लोग नहीं कि यहाँ पुलिस। अभी उसने इतना ही कहा था कि जीनत ने गुस्से से दांत भींचकर एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। चटाख की जोरदार आवाज उभरी और बबली की आंखें एहसास जिल्लत और मारे तेज के फैल कर रह गई। उसके सानो गुमान में भी ना था कि यह डरपोक सी औरत ऐसी जुर्रत भी कर सकती है। जीनत ने गुस्से से फूंकते हुए लहजे में उससे कहा, सुन लिया मेरा जवाब, अब दफा हो जाओ यहां से। बबली अपने मजरूब गाल को सहलाते हुए उसे नफरत अंगेज नजरों से घूरते हुए गुर्रा कर बोली, तुम फिर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती नागन। हम देख लेंगे तुम्हारे अंदर कितना जहर है। ये धमकी देने के बाद वह गुस्से से अपना पांव पटकती हुई कमरे से निकल गई। जीनत के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट ऊद कर आई। अलबत्ता इस सूरत हाल ने बेचारी शगुफ्ता को खासा परेशान सा कर दिया था। वह मुतफक्कुर होकर जीनत से बोली, जीनत, तुमने अभी यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। इन चारों बहन भाइयों के अज़ाइम बहुत खतरनाक नजर आते हैं। उसकी बात सुनकर जीनत ने जहरखन मुस्कुराहट से कहा, शगुफ्ता तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अब इन चारों से अच्छी तरह निपटूंगी। 1 घंटे के बाद इंस्पेक्टर तौफीक चंद पुलिस वालों के साथ वहां आन पहुंचा। उसने जीनत का बयान लेने के बाद उसके सौतेले बेटे मुश्ताक, अजहर, नईम को सख्त अल्फाज में सरजनिश की और फिर जीनत को तसल्ली तशफ़ी देने के बाद चला गया। पुलिस के जाते ही मुश्ताक ने जीनत से वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि वो उस खुशफहमी में ना रहे कि पुलिस उसके साथ है। वो मगरमच्छों के साथ दरिया में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, उसे अपना अलग बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मगर जीनत ने उसकी धमकी की कोई परवाह न की। शगुफ्ता को इस झगड़े में अब अपनी जान की फिक्र लाहक होने लगी थी, जो जीनत से छुपी ना रह सकी थी। मगर वो उसे तसल्ली देने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। वो अब मुंतजिर थी कि कब वो बदरू उसकी मदद के लिए जाहिर होती है। रेलकार जब भेरा पहुंची तो वो 2 घंटे लेट हो चुकी थी। दूर मशरिक की सिमत पो फटने लगी थी। साजिद और नासिर बोगी से नीचे उतरे। सर्दी जोरों पर थी। शिकस्ता से प्लेटफॉर्म पर उतरकर दोनों ने पहले एक नलके से मुंह हाथ धोया, फिर एक बोसीदा सी सीमेंट की बेंच पर बैठ गए। इतने में एक चाय वाला छींका उठाए चाय केक की आवाज़ लगाता हुआ वहां से गुजरने लगा तो नासिर ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। फिर दोनों ने चाय केक का नाश्ता किया। ज़रा देर सुस्ताए, फिर उसके बाद वो स्टेशन की शिकस्ता इमारत से बाहर निकल आए। हर सू वीरानी और खामोशी थी। इक्का दुक्का यक्के वाले खड़े थे। पूछने पर पता चला कि आबादी यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर थी। एक यक्के में कई मुसाफिर भरे थे। थोड़ी आबादी वाले इस गांव में यक्कों की यह कलील तादाद मुश्तरका सवारी उठाती थी, वरना तो एक मुसाफिर को किराया बहुत अदा करना पड़ता। बहर तो दोनों एक यक्के में फंसा कर बैठ गए। 1 किलोमीटर का सफ़र गोया 2 किलोमीटर पर मुंतज हुआ। मुख्तलिफ जगहों पर सवारियां उतारते हुए यक्के में अब सिर्फ साजिद और नासिर ही रह गए थे। कच्चे पक्के मकानों का सिलसिला शुरू हो गया था। दूर गंदुम के और गन्ने के खेत भी नजर आ रहे थे। यक्के वाले ने उनसे पूछा, बच्चों तुम्हें कहाँ उतरना है? चाचा जी यहाँ कोई सराय नहीं है, हमें वहीं ले चलो, नासिर ने कहा। सराय? यक्के वाले ने हैरत से कहा, यहाँ तो कोई सराय नहीं, क्या तुम्हारा यहाँ कोई जानने वाला नहीं रहता? नहीं चाचा जी, नासिर ने नफी में सर हिलाया। हैं? तो फिर तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? यक्के वाले ने हैरत से पूछा।
नासिर ज़रा गड़बड़ा सा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। ताहम साजिद ने जल्दी से कहा, चाचा जी, बात दरअसल यह है कि इस गांव के कब्रिस्तान में हमारे एक अजीज़ शहीद नेक शाह की कब्र है। बस वहाँ फातिहा पढ़कर आज ही वापस लौट जाएंगे। अगर आप हमें सीधा वहीं पहुँचा दें तो वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यक्के वाला साजिद की बात सुनकर चौंक पड़ा, फिर अजीब सी हैरत से बोला, क्या? तुम बाबा शहीद नेक शाह के अजीज़ हो? शावा भाई शावा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पूरा गांव उनका मुरीद है। आप तो बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग हो। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। वो एकदम अकीदत व एहतराम से सरशार हो गया और निहायत इनकिसारी के साथ दोनों हाथों से बारी बारी नासिर और साजिद से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों बेचारे हैरान और परेशान से हो गए। यक्के वाला बोला, आप फिक्र ना करो जी, मैं आपको बड़े चौधरी जब्बार खान के डेरे पर ले चलता हूँ। यह कहकर उसने यक्के की रफ्तार तेज कर दी। नासिर और साजिद उलझना में सोच में पड़ गए। उनसे यह फैसला नहीं हो पा रहा था कि अब वो क्या करें। ताहम उन्हें एहसास हुआ था कि उन्हें यह बात अभी जाहिर नहीं करनी चाहिए थी। यूं टाली वाले बाबा की नसीहत के मुताबिक ये बात राज में नहीं रह सकती थी। उन दोनों ने आपस में सरगोशी करते हुए सलाह मशवरा किया और फिर यक्के वाले को रुकने का कहा। नासिर ने फौरन जेब से किराया निकालकर उसे अदा किया और फिर साजिद को सहारा देकर नीचे उतर आया। यक्के वाला अरे अरे करता रह गया, मगर नासिर और साजिद तेज तेज कदमों से चलते हुए कच्चे घरों की कतारों में गायब हो गए। जरा आगे जाकर नासिर ने साजिद से कहा, साजिद, तुम्हें यह बताने की क्या जरूरत थी इस यक्के वाले को? इस तरह तो सारा गांव हमारे पीछे पड़ जाएगा। क्या तुम भूल गए कि हमें यह काम निहायत राजदारी के साथ करना होगा? साजिद नादिम होकर बोला, हाँ नासिर भाई, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें, यहाँ तो कोई सराय भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? नासिर मुस्कुराकर बोला, हमने यहाँ कौन सा रहना है साजिद। टाली वाले बाबा ने हाजिरात का जो अमल बताया है वो आज के आज मुकम्मल करके सुबह तड़के लौट जाएंगे और बस। लेकिन नासिर भाई, शहीद नेक शाह की कब्र किस तरह तलाश करें? अब तो किसी से उनके बारे में पूछ भी नहीं सकते हम। तुम फिक्र ना करो, आओ, कम से कम गांव के इस वाहिद कब्रिस्तान के बारे में कोई ना कोई तो हमें बता ही देगा। नासिर भाई, अगर खुदा ना खास्ता हमारे हाजिरात के अमल के बावजूद शहीद नेक शाह की रूह ने हमसे राब्ता ना किया तो क्या होगा? साजिद ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा, अल्लाह मालिक है, टाली वाले बाबा की बात गलत तो नहीं हो सकती। वो नेक रूह जरूर हमारी मदद को आएगी, बस ज़रा दिल मजबूत करना होगा हमें। नासिर ने कहा और साजिद ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। कब्रिस्तान का पता पूछना कोई मुश्किल ना था। राह चलते हुए किसी से उन्होंने गांव के कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते के बारे में पूछा था, तो उसने कहा, कौन से वाले कब्रिस्तान में जाना चाहते हो? नए या पुराने वाले में? उस शख्स ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा। उसके सवाल पर साजिद और नासिर दोनों ही सटपटा से गए। फिर अचानक नासिर ने कुछ सोचकर कहा, पुराने कब्रिस्तान। वो शख्स सर को हिलाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, वो बाबा शहीद नेक शाह वाला कब्रिस्तान। दोनों का दिल खुशी से धड़का, मगर वो चुप रहे। फिर उस शख्स ने उन्हें पुराने कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया। उन्होंने उस भले मानस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसके बताए हुए रास्ते पर चल दिए। ये रास्ता खेतों के दरमियान से बल खाता नए कब्रिस्तान के करीब से गुजरता हुआ एक नदी के ऊपर से काफी दूर तक जाता था। वो दोनों साबित कदमी से चलते रहे। शहर की रोशनी फैलने लगी थी। मशरिक की सिमत सूरज का आतिशी गोला उठने लगा था। किसान खेतों की तरफ बढ़ने लगे थे। कच्चे पक्के घर बहुत पीछे रह गए थे। ये दोनों नए कब्रिस्तान से होते हुए एक जंगल में दाखिल हो गए। यहाँ धरीक और सरस के दरख्तों की बहुतात थी। एक जगह थककर साजिद रुक गया और बुरी तरह हाँफने लगा। नासिर भी बहुत थक चुका था। दोनों एक घने पेड़ के नीचे जरा सुस्ताने के लिए बैठ गए। हम कम से कम उस भले मानस शख्स से ये तो पूछ लेते कि पुराना कब्रिस्तान आबादी से कितनी दूर है। साजिद ने चंद गहरी गहरी सांस लेने के बाद नासिर से कहा। वो मुस्कुराकर मुलायमत से बोला, क्या अभी से हिम्मत हार बैठे? नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा था। आखिर पता तो चले हमें मजीद कितनी दूर चलना होगा, साजिद ने हंसकर कहा। फिर जरा देर बाद वो उठकर दोबारा चल पड़े। जंगल मुख्तसर साबित हुआ था। आगे उन्हें एक छोटी सी नहर बहती दिखाई दी। वो पुलिया पार करके दूसरी तरफ पहुंचे तो उनके सामने छिदरी छिदरी झाड़ियों वाला मैदान था। सामने जरा दूर उन्हें चंद दरख्तों का एक छोटा सा नखलिस्तान नुमा झुंड नजर आया। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए झुंड के नजदीक पहुंचे तो नासिर ने टिंडमुंड दरख्तों के साए तले कच्ची पक्की कब्रों का एक तवील सिलसिला देखा। उसने साजिद को मंजिल के करीब पहुंचने की खुशखबरी सुनाई। दोनों आगे बढ़ गए। ये जंगल बैरूनी तरफ से जितना छिदर और मुख्तसर नजर आ रहा था, अंदर से उतना ही वसी और फैलाव रखता था। बेशतर कब्रें टूटी फूटी और शिकस्ता नजर आ रही थी। साजिद भाई, हम पुराने कब्रिस्तान तो पहुंच गए हैं।
अब शहीद नेक शाह की कब्र ढूंढनी पड़ेगी। यह कब्रिस्तान तो खासा वसी नजर आ रहा है। नासिर ने अतराफ में नजरें दौड़ाते हुए कहा। साजिद बोला, मुझे यक्के वाले की बातों से अंदाज़ा होता है कि गांव में शहीद नेक शाह के खासे मुरीद रहते हैं। यकीनन उनकी कब्र भी पक्की और वाज़ेह होगी। मेरा ख्याल है उसे ढूंढना मुश्किल ना होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम तलाश कर लो फिर। नहीं साजिद, मैं तुम्हें इस हौलनाक वीराने में यूँ अकेला नहीं छोड़कर जाऊँगा। नासिर फौरन उसकी बात काट कर बोला, तुम ज़रा सुस्ता लो तो फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो फिर, मैंने सुस्ता लिया, उठो। उसकी बात पर साजिद दरख्त के तने को टटोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। नासिर ने उसका हाथ थामा और दोनों शिकस्ता और कटी फटी कब्रों के दरमियान चलने लगे। दिन में भी यहाँ वहशत तारी थी। टिंडमुंड दरख्तों की जटावदार दाढ़ियाँ कब्रों पर झुकी हुई थी, जो बड़ा पुरस्रार मंजर पेश कर रही थी। साजिद तो देखने से कासिर था, मगर नासिर धीरे धीरे चलता हुआ अपने दाएं बाएं देखता कब्रिस्तान का निस्फ चक्कर लगाकर पूरा कर चुका, तो उसे तब भी शहीद नेक शाह का मकबरा दिखाई न दिया। फिर उसने ज़रा सुस्ताने के बाद बकिया निस्फ चक्कर पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिए। अब उसे सही मायनों में अंदाज़ा हुआ था कि यह कब्रिस्तान किस कदर तवील था। क्या हुआ नासिर भाई, कब्र नहीं मिल रही? साजिद ने कदरे हाँपते हुए कहा। हाँ यार, बहुत थका दिया। वैसे भी आधा कब्रिस्तान बाकी रहता है। नासिर ने भी अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहा। मैं तो समझ रहा था कि इस छोटे से गांव का कब्रिस्तान भी छोटा सा होगा, लेकिन लगता है यहाँ तो पूरे 2 गांव की आबादियाँ दफन हैं। हाँ यार, मुझे भी ये सुनकर हैरत हुई थी कि भला ये नया पुराना कब्रिस्तान क्या बात हुई। मेरा ख्याल है आसपास दूसरे गांव में भी होंगे, वो इधर अपने मुर्दों को दफनाते होंगे। साजिद ने ख्याल जाहिर करते हुए कहा। अरे ये क्या? अचानक साजिद को नासिर की ठिठकी हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ नासिर भाई? उसने कदरे चौंक कर पूछा। मुझे सामने कुटिया सी नजर आ रही है, चलो वहां चलकर पूछने की कोशिश करते हैं, नासिर ने जवाबन कहा। चलो, साजिद बोला। फिर दोनों आगे बढ़ गए। कुटिया बरगद के घने बूढ़े पेड़ तले बनी हुई थी। घास फूस की ये कुटिया ज्यादा बड़ी ना थी, झोंपड़ी नुमा थी। दरवाजे की जगह बोसीदा सा टाट झूल रहा था। करीब पहुंचकर नासिर ने बावाज़े बुलंद किसी को पुकारा। कोई है? जब कोई जवाब न आया तो उसने फिर उसी तरह पुकारा। कोई है? जवाब नदारिद। मेरा ख्याल है अंदर कोई मौजूद नहीं है, साजिद ने कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है। अब क्या करें? अपने काम से लगते हैं। नहीं, मुझे सख्त प्यास लग रही है। अंदर कम से कम पानी तो होगा। मुझे ये किसी गोरकन की ही झोंपड़ी लगती है। दोनों बोसीदा टाट हटाकर अंदर दाखिल हो गए। जमीन पर घास फूस फैली हुई थी। एक कोने में बोसीदा सा फटा पुराना बिस्तर पड़ा था। पास ही पानी का मटका भी 2 ईंटों के सहारे टिका था, जिसके ऊपर एक टेढ़ा मेढ़ा जस्त का गिलास औंधा रखा था। एक जानिब सूखी टहनियों का मुख्तसर सा गट्ठड़ भी नजर आ रहा था। वस्ते में छत को संभाले हुए एक बदनुमा बाज भी इस्तादा था, जिससे एक जंगालूद सी लालटेन झूल रही थी। दूसरी तरफ कुछ और जंगालूद औजार नजर आ रहे थे। एक अजीब हौलनाक वहशत सी छाई हुई थी अंदर। नासिर पानी का घड़ा देखकर खुश हो गया। उसने साजिद को घास पर बिछे बिस्तर पर बिठा दिया। फिर घड़े से पानी निकालकर साजिद को भी पिलाया और खुद भी पिया। दोनों सुस्ताने के लिए बैठ गए। क्या यहाँ कोई भी नहीं है नासिर? जरा देर ठिठकी हुई खामोशी के बाद साजिद ने कहा। हाँ, कोई भी नहीं है, नासिर ने गोमगू से लहजे में कहा। जाने क्यों उसे इस झोंपड़ी के अंदर अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा था। फिर अचानक उसने यूं ही करीब रखे जंग लगे औजारों की तरफ देखा और फिर खिसक कर उनका बगौर जायजा लेने लगा। उन औजारों में कील खींचने वाला जंबूर, हथौड़ी, कीलें, एक छुरा कसाइयों वाला बोगदा और 2 मुख्तलिफ साइज की छोटी बड़ी छैनियाँ थीं। नासिर, कहाँ हो तुम? नासिर को खामोश पाकर साजिद ने उसे आवाज़ दी। नासिर गोमगू से लहजे में बुड़बुड़ाया। मैं इधर ही हूँ, ये औजार देख रहा हूँ। कैसे औजार हैं? साजिद ने पूछा। अजीब से हैं, हथौड़ी, कीलें, छैनियाँ और बोगदा। पता नहीं कौन यहाँ रहता है। गोरकन ही होगा, मगर गोरकन की झोंपड़ी में तो कुदालें और बेलचे होने चाहिए। अरे यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान ही हो गए, नासिर ने उसे तसल्ली दी। चलो यार, पानी पी लिया और सुस्ता भी लिया, अब निकलो। साजिद की घबराहट खत्म नहीं हुई थी। नासिर ने हंसकर कहा। अरे यार, तुम तो बिला वजह ही घबरा रहे हो। मेरा ख्याल है ये झोंपड़ी किसी गोरकन की ही होगी। हम कहाँ शहीद नेक शाह की कब्र की तलाश में मारे मारे फिरेंगे। इधर ही बैठकर उस गोरकन का इंतजार करते हैं। वो आएगा तो उससे पूछ लेंगे, उसे जरूर मालूम होगा। साजिद चुप रहा। नासिर वहीं जरा कमर सीधी करने की गर्ज से लेट गया था। वो रात 1 बजे का अमल था। जीनत और शगुफ्ता अपने कमरे में सो रही थी। ये जीनत का बेडरूम था।
जहाजी साइज के आरामदेह बेड पर शगुफ्ता तो लेटते ही सो गई थी, मगर जीनत की आंखों से नींद अभी कोसों दूर थी। दर हकीकत उसे उस बदरू का इंतजार था जिसने उससे मुआहदा कर रखा था। वो बड़ी बेचैनी के साथ बदरू की मुंतजिर थी और बार बार मुस्तरबाना सी बेचैनी के साथ दीवार गिर घड़ियाल की तरफ तके जा रही थी। फिर 1 घंटा मजीद इसी तरह गुजर गया और रात के 2 बज गए, लेकिन वो बदरू न आई। जीनत बेचैनी सी महसूस करने लगी। वो सोचने लगी कि कहीं बदरू ने उन्हें इस अंधेरी कोठी से बेदखल करने की खातिर कोई चाल तो नहीं चली थी, क्योंकि वो यही चाहती थी कि वहाँ कोई जीनफ्स न रहे, वो इसी तरह खाली रहे। अचानक रात के आखिरी पहर सन्नाटे में एक तेज चीख उभरी। ये चीख बहुत लर्जाखेज थी, जिसे सुनकर एक लम्हे के लिए जीनत का भी दिल लरस गया था। लेकिन जब मुसलसल चीखों की आवाज़ें उभरने लगी तो जीनत पहचान गई ये उसकी सौतेली बेटी बबली की चीखें थी। अब जीनत के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट रक्सा हो गई। पूरी कोठी में भगदड़ सी मच गई। शगुफ्ता भी जाग उठी और परेशानी से जीनत की तरफ देखकर बोली, कौन चीख रहा है? जीनत समझ गई थी कि उस बदरू ने अपने वादे के मुताबिक अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये बात उसने राज में रखना थी, इसलिए अनजान बनकर और अपने लहजे में परेशानी समोकर बोली, पता नहीं, तुम ठहरो, मैं देखती हूँ, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम ठहरो, इधर ही रहो और खबरदार कमरे से बाहर मत निकलना, मैं अभी आती हूँ, जीनत ने कहा और अपनी ख्वाबगाह से बाहर आ गई। कोठी की बत्तियां रोशन कर दी गई थी। एक कुशादा कमरे में वो चारों बहन भाई मौजूद थे। बबली की हालत बहुत गैर हो रही थी। मुश्ताक, अजहर और नईम उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर बबली की हालत नहीं संभल रही थी। वो मारे खौफ के थर थर कांप रही थी। अभी उनकी नज़र जीनत पर नहीं पड़ी थी। तब फिर अचानक जीनत को अपने कान में एक सरगोशी सुनाई दी, बेवकूफ़, तुम वापस जाओ और मुझे अपना काम करने दो। जीनत का दिल यकबारगी जोर से धड़का। वो सरगोशी को पहचान गई थी। ये उसी बदरू की आवाज़ थी। वो उसका मतलब समझकर खामोशी के साथ उल्टे पैरों वापस अपनी ख्वाबगाह की तरफ लौट गई। उसके चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट थी। ख्वाबगाह में पहुंची तो शगुफ्ता ने हिरासा लहजे में पूछा, क्या हुआ जीनत? कुछ नहीं, वो बबली ने शायद कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। वो रात गुजर गई, मगर उसके बाद ऐसी आसेबी रातें हर रोज़ आने लगी। बबली को दरअसल रातों में कफन पोश इंतहाई मकरू सूरत नजर आती थी। फिर वो ये सूरत अपने तीनों भाइयों में देखने लगी। उस पर जुनूनी दौरे पड़ने लगे और वो उन पर हमला करने लगी। जो भी शे उसके हाथ में आती वो आओ देखती ना ताओ उनके चेहरे पर जड़ देती। तीनों भाई भी परेशान हो गए थे। फिर यही नहीं, मुश्ताक, अजहर और नईम को भी कफन पोश मकरू सूरत दिखाई देने लगी। जाहिर है ये सारी कारस्तानी उसी बदरू की थी। चुनाचे वो चारों बहन भाई बुरी तरह खौफजदा हो गए। वो साजिशी जहन के मालिक तो थे ही। वो समझ गए थे कि आखिर ये मकरू सूरत भूत उनकी सौतेली माँ को क्यों नहीं दिखाई देता, ये उसे क्यों तंग नहीं करता। ज़रूर वो काले जादू की माहिर थी। ये बात जब अलल ऐलान उन्होंने अपनी सौतेली माँ जीनत से कही तो उसने भी गुस्से में आकर कह डाला, हाँ, ये एक बदरू है जिसे काले इल्म के जरिए मैंने काबू किया है। अगर तुम चारों ने ये कोठी खाली ना की फिर तुम सबको हलाक कर डालेगी। इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतरी इसी में है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। वो चारों हक्का बक्का रह गए और फिर वही हुआ। एक रोज के अंदर अंदर उन चारों बहन भाइयों ने अपना सामान समेटा और कोठी को खैरबाद कह दिया। ताकत का अपना एक नशा होता है। अब जीनत ही इस आलिशान कोठी की मालिक थी। ताकत के नशे ने उसे अब वाकई पागल और जुनूनी कर डाला था। फिर वो कोठी में तन्हा खड़ी कहे लगाने लगी, अब मैं इस कोठी की बिला शिरकत गैर मालिक हूँ और जल्द ही अपने शोहर के करोड़ों के कारोबार की मालिक भी बन जाऊंगी। ए बदरू, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तू कहाँ है? मेरे सामने आ, मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शगुफ्ता उस वक्त वहाँ मौजूद न थी, ताहम उसे यहाँ के पुरस्रार हालात का इल्म हो चुका था। इतना तो वो भी जान गई थी कि ये सारी कारस्तानी उसी बदरू की थी। पहले पहल तो वो यही समझी थी कि हो सकता है इस खानदान का ताल्लुक भी उसी तरह शहीद नेक शाह से रहा हो, इसलिए अब वो बदरू उनकी भी जानी दुश्मन बन चुकी थी। क्योंकि उन चारों बहन भाइयों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था जो शगुफ्ता और उसके घर वालों के साथ हुआ था। शगुफ्ता को इस बात पर उलझाना में इस परेशानी भी थी कि आखिर वो बदरू फिर जीनत और उसे क्यों नहीं सता रही। जब उसने जीनत से यह सवाल पूछा तो उसने निहायत मक्कारी से कहा था कि मैं तुम्हारे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती हूँ। ये बात उसने इसलिए कही थी कि उसे शगुफ्ता के पुरस्रार हालात से पूरी आगाही थी और नासिर और साजिद की जुबानी टाली वाले बाबा की बातों से वाकिफ थी। जब शगुफ्ता उसकी ख्वाबगाह में गहरी नींद सो गई तो जीनत नीचे आ गई थी। वहां बदरू उसके सामने जाहिर हुई
तो जीनत ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोली, मैं अब चाहती हूँ कि मेरी सौतीली औलाद हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। मैं उन्हें कारोबार से भी अलग करना चाहती हूँ। तुम मेरा ये काम कर दो। उसकी बात सुनकर बदरू के मकरू चेहरे पर करी दांतों की कतार सी उभरी। वो अपने बड़े हौलनाक अंदाज में मुस्कुराई थी। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक काम भी करना होगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, तुम बताओ मुझे वो काम, मुझे क्या करना होगा? जीनत ने खुश होकर बेचैनी से कहा। बदरू ने कहा, जिस अंधेरी कोठी में तुम मेरे दुश्मनों के साथ रहती थी उसे जला डालो। जीनत उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। ये मुफादात की जंग थी। अगरचे जीनत जानती थी कि बदरू ऐसा क्यों चाहती थी, इसलिए कि अंधेरी कोठी में उसका कई सौ साला पुराना मदफन था, जबकि शगुफ्ता, साजिद और नासिर टाली वाले बाबा की हिदायत के मुताबिक उस बदरू को अपने मदफन की तरफ लौटने पर मजबूर करने के लिए इतने पापड़ बेल रहे थे, जिसके बाद उनकी जानें उस बदरू से हमेशा के लिए छूट सकती थी। मगर अब जीनत बदरू का यह मुतालबा मानने पर मजबूर थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उसकी बात न मानी तो वो आइंदा उसकी कोई मदद नहीं करेगी, बल्कि उल्टा उसकी जान की दुश्मन भी बन जाएगी। फिर बदरू ने उसे शोहरत, दौलत और तहफ़्फ़ुज़ का लालच भी दिया था। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहती थी कि शगुफ्ता और साजिद को किसी किस्म का जानी नुकसान हो। वो साजिद के मामले में खुद भी उसके लिए अपने दिल में अब एक नरम गोशा रखती थी। वो अजीब मखमसे का शिकार हो गई थी। बदरू हनूज उसके सर पर खड़ी थी। उसने जीनत की मुतरद्दुद खामोशी पर कहा, तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं? जीनत के चालाक जहन में फौरन एक ख्याल उभरा, लिहाजा वो अपने लहजे को मुल्तजियाना बनाते हुए बोली, देखो, मुझे तुम्हारी बात मानने में इनकार नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम बाद में शगुफ्ता और साजिद की जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो। और साजिद को तो मैं चाहने भी लगी हूं, मैं उससे शादी की ख्वाहिशमंद हूं। उसकी बात सुनकर बदरू का भयानक चेहरा मजीद करी हो गया और उसके हलक से हौलनाक गुर्राहट उभरी और उसने जीनत को घूरते हुए कहा, तुम वादा खिलाफी कर रही हो, इसका अंजाम जानती हो? उसकी धमकी पर जीनत अंदर से लरज उठी। वो उससे बिगाड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा सोचकर मक्कारी से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये काम इतनी जल्दी ना हो सकेगा, थोड़े दिनों की मोहलत चाहिए मुझे। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 3 दिनों की मोहलत है, वो बदरू बोली और आखिर में उसे सख्ती से मुतनब्बे करते हुए बोली, मगर एक बात याद रखना, तुमने किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दोबारा इसी मुसीबत में डाल दूंगा जिससे मैंने तुम्हें छुटकारा दिलाया है। यह कहकर वो गायब हो गई। जीनत के हलक से बेख्तियार एक गहरी सांस खारिज हो गई। फिर जब वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ पलटने लगी तो बुरी तरह ठिठक कर रुक गई। जीने पर शगुफ्ता खड़ी उसे अजीब नजरों से घूरे जा रही थी। जीनत को शगुफ्ता की निगाहों में गहरी तशकीक महसूस हुई थी। कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली, उसने घबरा कर सोचा। मगर फिर दूसरे ही लम्हे वो शगुफ्ता को देखकर मुस्कुराई। आओ आओ, तुम अभी तक सोई नहीं? शगुफ्ता धीरे धीरे नीचे उतरती हुई उसके करीब आई और सपाट लहजे में बोली, तुम किससे बातें कर रही थी? मैं किसी से नहीं। कौन था भला यहाँ? जीनत ने हुंकारते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैंने खुद सुना था, तुम उस बदरू से मुखातिब थी। वो तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रही थी, तुमने हामी भर ली थी। शगुफ्ता ने उसे घूरते हुए याद दिलाया। जीनत के औसान खता हो गए। वो अपनी घबराहट पर बमुश्किल काबू पाते हुए बदस्तूर अनजान बनी रही और मसनूई हंसी के साथ बोली, तुम्हें जरूर वहम हुआ होगा शगुफ्ता, भला उस बदरू से मैं किस तरह हम कलाम हो सकती हूँ? वो तो तुम लोगों की दुश्मन है। शगुफ्ता ने बगौर उसके चेहरे को घूरा। वो समझ गई थी कि जीनत उससे कुछ छुपा रही है, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसने खुद अपने कानों से जीनत के अल्फाज सुने थे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये काम इतनी जल्दी ना हो सकेगा मुझसे, थोड़े दिनों की मोहलत चाहिए मुझे। लेकिन जीनत के पीहम इनकार पर शगुफ्ता ने सरे दस्त चुप साध ली थी। नासिर खासा थक चुका था, इसीलिए गुदड़नुमा बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई थी, जबकि साजिद दम्बाखुद बैठा था। उसका दिल न जाने क्यों तेज तेज धड़क रहा था। वो एक अनजाना सा खौफ महसूस कर रहा था। उसके जी में आई कि नासिर को आवाज़ दे। यूं तो उसने नासिर को 2-3 बार आवाज़ें भी दी थी, मगर नासिर के ज़रा ही देर बाद खर्राटे बुलंद होने लगे थे। वो सो गया था। फिर साजिद ने उसे जगाना मुनासिब न समझा। एक एक नाजुक पल अंदेशनाक लम्हों की दस्तक देता बीत रहा था कि अचानक साजिद को एक आहट सुनाई दी। फिर वो आहट एक अजीब सी खड़बड़ में बदल गई। उसे यूं लगा था कि कोई यकायक झोंपड़े के अंदर घुस आया था। उसने बेख्तियार चिल्लाकर नासिर को आवाज़ दी और उसे झंझोड़ने लगा, नासिर,
नासिर उठो, कोई आया है। नासिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने एक खिचड़ी से बालों वाले बूढ़े शख्स को देखा। उसकी कमर जरा झुकी हुई थी, सर के बाल और भवें गायब थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा फैला हुआ था। वो एक आंख से काना भी था। उसने एक लंबा सा मेला चिकट कुर्तानुमा चोगा सा पहन रखा था। दाएं हाथ में एक कैनवास का थैला था। मजमूई तौर पर उसकी वज़ाकता बड़ी करी थी। वो नासिर को अपनी अकलौती आंख से घूरे जा रहा था। नासिर समझ गया था कि यही इस झोंपड़ी का मालिक कोई गोरकन था। उसने फौरन मुस्कुराकर माजरत ख्वाना लहजे में उससे कहा, हम माफ़ी चाहते हैं, हमें प्यास लगी थी, थक गए थे। तुम्हारी कुटिया देखी तो ज़रा यहाँ सुस्ताने के लिए बैठ गए थे। नासिर को पहले उस बूढ़े के चेहरे पर गुस्सीलेपन के आसार महसूस हुए, लेकिन अब बदहैयत होंठों पर अजीब सी बेतासुर मुस्कुराहट उभरी। फिर वो सर हिलाते हुए अपने बाएं हाथ के इशारे से नासिर को बैठने का इशारा करते हुए बोला, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। उसकी आवाज़ हद दर्जा खुरदरी थी, जैसे कोई फटा ढोल पीट रहा हो। बूढ़े ने अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए थैले को एक कोने में रखा, फिर साजिद की तरफ देखकर नासिर से मुस्तफसिर हुआ, ये तुम्हारा साथी क्या देख नहीं सकता? हाँ, ये बेचारा नाबीना है, नासिर ने कहा। उस बूढ़े ने खामोशी के साथ अपने कुर्ते की जेब से एक पतली सी डोरी निकाली और कैनवस के थैले के सिरे की मुठ बनाकर उसके गिर्द लपेटने लगा। नासिर को इंतहाई नागवार बदबू का एहसास हुआ। उसकी नज़रें बार बार थैले पर अटक रही थी। उसे लगा जैसे ये बदबू उस गंदे थैले से आ रही हो, ताहम उसने इसका इजहार न किया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया कीजिए। हम आपसे सिर्फ इतने ही ताउन के तलबगार हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।